यो व्हाट्स अप इंडियन क्रिकेट ग्राउंड के एपिसोड 4 में अपने लोगों का स्वागत है। इनफैक्ट पहले थैंक यू सो मच। लास्ट 3 एपिसोड को एक्चुअली में इंस्टाग्राम रेडिट वगैरह पे अच्छा खासा ट्रैक्शन मिला। इनफैक्ट यूट्यूब पे भी मैं बोलूँगा आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद द व्यूज एंड कमेंट्स जो भी आ रहे हैं। तो बिना फालतू का टाइम बर्बाद किए आज अपने सीधा एपिसोड 4 में डाइव डिप करते हैं। मेरा नाम है विभोर और हमारे पास निकोल का डैनी लवर है विवेक, जो एक्चुअली में अभी बैंगलोर में है। ब्रो बैंगलोर में सेफ है ना तू? हाँ भाई, अभी तो लोगों को मेरी लोकेशन पता नहीं चली है, इसलिए मैं सेफ हूँ। देखो पता है एक्चुअली में मैं अपना यूट्यूब का वो चेक कर रहा था, एनालिटिक्स चेक कर रहा था, तो अपनी सबसे ज़्यादा ऑडियंस भी एक्चुअली बैंगलोर से है। अच्छी बात। भाई तुम थोड़ा सेफ एंड साउंड रहना। ठीक है, तो कमिंग टू द टॉपिक, आज अपने एक्चुअली बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं। हार्दिक पांड्या फिर से एक हॉट टॉपिक चल रहा है। तो कुछ रिपोर्ट्स आजकल ऐसी आ रही है कि हार्दिक पांड्या को शायद निकाल देंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अपने सीधा स्ट्रेट अप इसी से शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सीधा स्टार्ट करता हूँ मैं, सीधा ये बात तेरे पे लाता हूँ, फिर कंटिन्यू डिस्कशन करेंगे। तो पूरा ओवरऑल रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसको काइंड ऑफ रोहित शर्मा ने डिनाई कर दिया, बट रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं कि अजीत अगरकर ये चाहता है, अजीत अगरकर, राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ये चाहते हैं कि अगर हार्दिक पांड्या रेगुलरली बॉलिंग नहीं कर रहा है आईपीएल में, तो हार्दिक पांड्या को वर्ल्ड कप में नहीं लेके जाएंगे। तो भाई पहले तो तू बता, तेरा इस रिपोर्ट पे क्या कहना है? फ्लोर इज योर्स। तो मतलब मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इस पे ये है कि जैसे कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि जो अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप है, हार्दिक पांड्या उसके लिए अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर रहा हो और मतलब वो ये नहीं चाहता कि कहीं अगर उसके पहले उसको चोट लग गई आईपीएल खेलते खेलते तो फिर उसकी बहुत ज़्यादा दिक्कतें बहुत बढ़ जाएगी सोशल मीडिया पे। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अभी जो एमआई की बॉलिंग डायनामिक्स हैं उसके हिसाब से उसका बॉलिंग करना उतना ज़्यादा अभी बन नहीं रहा है, जब आपके पास इतने सारे मल्टीपल बॉलिंग ऑप्शंस हैं। इवन कुछ मैच पहले, शायद लास्ट मैच में उसके एक मैच पहले मोहम्मद नबी को बॉलिंग भी नहीं मिली थी। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसा सिनारियो है कि ज़रूरी नहीं है कि हार्दिक पांड्या बहुत ज़्यादा बॉलिंग करे T20 वर्ल्ड कप की टीम में आने के लिए। और साथ ही साथ एक थोड़ा सा फनी साइड मेरे को इसका ये भी लगता है कि हार्दिक पांड्या तो सिलेक्टर्स को जाके ये बोल सकता है कि मैं नहीं तो कौन बे क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है इंडिया के पास जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे हार्दिक पांड्या की जगह जा सकता। भाई पहले तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है किस बेसिस, तो मेरे को अब फेक न्यूज़ तो मैं डायरेक्टली नहीं बोलूँगा। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं से बात क्या कहते हैं लीक करवाई गई है, उड़वाई गई है। वो अपने बोलते हैं ना कि जहाँ आग होती है वहाँ धुआं होता है। तो मेरे को लगता है इस टाइप की चीज़ पाकिस्तान में बहुत होती है, यहाँ भी काफ़ी होती है। मेरे को लगता है जानबूझ के इस टाइप की न्यूज़ें लीक कराई जाती है। पहले विराट कोहली की कराई थी कि भाई विराट कोहली को शायद लेंगे नहीं, अब हार्दिक पांड्या को। मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि किस बेसिस पे ये बोल रहे हो कि हार्दिक पांड्या को तुम T20 वर्ल्ड कप में लेके बचाओ। चलो मैं मानता हूँ उसका फॉर्म, बैटिंग फॉर्म बहुत डामाडोल चल रहा है सीजन, बॉलिंग भी ओके ही कर रहा है, सब ठीक है। लेकिन अगर खाली आईपीएल के फॉर्म पे लोगों को अपने लेने और निकालने लग गए तो फिर तो भाई अपनी आधी टीम बदल जाएगी। रोहित शर्मा तो इतने साल से T20 खेल ही नहीं रहा होता। ये तो मेरे को सेंस नहीं समझ रहा। दूसरा ये बोलना कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग करेगा तो ही ले, भाई तुम्हारा ही तो घटिया सा रूल है इम्पैक्ट प्लेयर का, बीसीसीआई का रूल है इम्पैक्ट प्लेयर का। तो उसके अकॉर्डिंग हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करने का सीन ही नहीं बन रहा है ना। इतना सीन भी तो बनना चाहिए। और अगर अपने स्टैट्स की बात माने जो अभी मैं प्रेजेंट करता हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि हार्दिक पांड्या बॉलिंग ही नहीं कर रहा है। तुम ये बात कर रहे हो कि नहीं भाई हम शिवम दुबे को ले जाने की बात हो रही है, वो बंदा फील्डिंग नहीं कर रहा है ब्रो। बॉलिंग तो बहुत दूर की बात है, वो तो फील्डिंग तक नहीं कर रहा है। तो तुम किस बेसिस पे ये बात कर रहे हो कि हार्दिक पांड्या? मेरे को तो कभी कभी बहुत वियर्ड लगता है। मतलब मैं नहीं चाहता ऐसा हो, लेकिन कोई पर्सनल ग्रज निकालने की बात हो रही है कि क्या पॉइंट है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। तो ये इसके स्टैट्स हैं आईपीएल में, लास्ट 2 या 3 साल के आईपीएल के। तो उससे कैरी फॉरवर्ड कर, जूम इन कर देता हूँ। तो बेसिकली जैसे यहाँ पे पॉइंट आउट किया है हमने कि उसने लास्ट जैसे 2022 और 2023 में 55 ओवर्स फेंके थे, ठीक है। लास्ट 2 साल में 55 है, 30 साल का भी 55, हाँ, जो कि उसने 21 इनिंग्स में बॉलिंग करी है। कुछ मैचेस में मतलब वो नहीं भी खेला था गुजरात के लिए लास्ट ईयर। तो यहाँ पे जैसे दिख रहा है कि 2 ओवर्स पर मैच आप अपने एक थर्ड सीमर से यही एक्सपेक्ट करोगे कि वो 2 ओवर्स पर मैच ही फेंकें, और उसमें उसकी इकोनॉमी इतनी भी ख़राब नहीं है कि आप उसको एकदम डिसरिगार्ड कर दो। और साथ ही साथ जो 2024 की 5 इनिंग्स में उसने बॉलिंग करी है 15 ओवर, जो कि 3 ओवर निकल रहा है पर इनिंग जिसमें उसने बॉलिंग करी है, तो उसमें उसने 11 की इकोनॉमी से रन दिए हैं। पर हमको भी पता है कि इस सीज़न कितना बड़ा रन फेस्ट चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही बॉलिंग नहीं कर रहा है। हाँ, उससे ज़्यादा अगर इम्प्रूव करना है या ज़्यादा बॉलिंग फॉर्म अपना बनाए रखना है तो उसे और बॉलिंग करनी चाहिए, लेकिन इस बेसिस पे उसको निकालना ये बात सही नहीं।
तो इस चीज़ पे ना मैं कैरी फॉरवर्ड थोड़ा करता हूँ। ठीक है, आईपीएल में तुम कह रहे हो बंदा आईपीएल में बॉलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पहले तो मैं ये पॉइंट आ क्यों रहा है कि वो आईपीएल में बॉलिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बेसिस पे तो मैं सेम चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई रविंद्र जडेजा का बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है, अक्षर पटेल का बैटिंग करना बहुत ज़रूरी है ना। तुम और भी कितने सारे बंदे हो जाएंगे कि उनका ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। हार्दिक पांड्या इस तरह से ठाकुर का जितना जरूरी है भाई। हाँ, शार्दुल ठाकुर खेलने शार्दुल ठाकुर का खेलना जरूरी है। मैं इसके अलावा एक और स्टैट बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आई होप दिख रहा हो राइट। हाँ। तो ये हार्दिक पांड्या के इंटरनेशनल स्टैट्स है। आईपीएल की तो बात चलो ठीक है, अब हार्दिक पांड्या कोई वो प्लेयर नहीं है जिसको आईपीएल की जरूरत है इंटरनेशनल खेलने के लिए, मतलब वो रिंकू सिंह या शिवम दुबे वाले कैटेगरी में नहीं, एक स्टैब्लिश्ड इंडियन प्लेयर है। मतलब इसकी तो बात चल रही थी इंडिया का कैप्टन बनने की, ठीक है। अब ये बात देखो, हार्दिक पांड्या ने लास्ट 2 साल में 99 ओवर्स डाले इंडिया के लिए, दैट इज 2.3 ओवर्स, मतलब हर ओवर में 15 बॉल डाल रहे हैं, मतलब एज अ सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन दिस इज मोर देन इनफ। एंड माइंड यू, हार्दिक पांड्या का कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो पावर प्ले में नहीं डालेगा, वो मिडल में नहीं डालेगा, वो डेथ में नहीं डालेगा, वो अक्रॉस दी फेजेस डालना चाहते हैं। और ये जो 2.3 ओवर्स पर मैच है, ऐसा नहीं कि हार्दिक पांड्या खुद कैप्टन था तो खुद ही को ओवर दे रहा है, अक्रॉस दी कैप्टन जो खेला है, जिसने जो ओवर दी वो खेला। 2021 में उसने 23 ओवर डाले, 2022 में 64 ओवर डाले, 2023 में उसने 11 इनिंग में 35 ओवर डाला। तो बेसिकली वो बहुत रेगुलरली बॉलिंग कर रहा है, वो विकेट्स लेके दे रहा है। लास्ट में को याद है, लास्ट 2 साल में उसने अराउंड 31 विकेट्स ले लिए, ये काफी अच्छे नंबर्स है ब्रो, और इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। अब प्लस जहाँ तुम ले जाने की बात हो रही है कि T20 वर्ल्ड कप हमारा इस बार वेस्ट इंडीज और यूएसए में, वहाँ पर 9 मैच का भाई को एक्सपीरियंस भी है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये किस पॉइंट पे, मेरे को तो पर्सनली अगर तुम मेरे से पूछो ये कॉन्स्पिरेसी वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हर साल इस टाइप के वियर्ड न्यूज़ आते रहते हैं। मेरे को तो जेन्युइनली ऐसा लगता है कि जानबूझ के जो टॉप अथॉरिटीज़ है वो इस टाइप के न्यूज़ फैलाती है, या तो प्लेयर्स पे प्रेशर बनाने के लिए, या तो जस्ट चेक करने के लिए कि अगर इस टाइप का कुछ होता है तो लोगों का क्या रिएक्शन है। मेरे को लग रहा है अभी आज के टाइम में हार्दिक पांड्या बहुत एकदम गिनी पिग बना बैठा है ना, कोई भी कुछ भी हो, कोई भी आ रहा है इसको बजा के चल दे रहा है। तो मेरा ओवरऑल पॉइंट ही यही है कि तुम किस बेसिस पे ये बात फैला रहे हो, या ये रिपोर्ट भी निकल रही है, ये बात भी हो रही है कि हार्दिक पांड्या को बॉलिंग करना बहुत जरूरी है T20 वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि वो रेगुलरली बॉलिंग कर रहा है। आईपीएल में इम्पैक्ट प्लेयर रूल होने के बावजूद उसने पिछले साल बॉलिंग की, वो इस साल भी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी कर रहा है बुरी कर रहा है, वो एक बहुत अच्छा पॉइंट है, उस पर अपने डिस्कस कर सकते हैं कि यार खराब बॉलिंग कर रहा है। लेकिन अगर खाली आईपीएल का फॉर्म इतना मैटर कर रहा है तो बहुत सारे प्लेयर इतने सारे टाइम में नहीं खेल पाते हैं ना। तो क्या अगर आईपीएल के फॉर्म में, तो फिर शिवम दुबे तो सबसे आगे जाना चाहिए, है ना। आईपीएल के अगर फॉर्म होता तो इतने टाइम में जो रोहित शर्मा इतने पिछले 6 सीजन उसके अच्छे नहीं गए, तो एक भी वर्ल्ड कप नहीं खेलता इंडिया के लिए T20। तो ये सेंस नहीं बना रहा है कि तुम किस बेसिस पे ये बातें कर रहे हो। अगर आईपीएल का फॉर्म है तो पिछले साल तो ऋषभ पंत खेला भी नहीं था एक भी मैच। आईपीएल के फॉर्म में संजू सैमसन को सबसे आगे होना चाहिए। मतलब ना डेटा सपोर्ट कर रहा है, ना कोई लॉजिक सपोर्ट कर रहा है इस रिपोर्ट का, मेरे को बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। देखो क्या लग रहा है, इस पर कोई कॉन्स्पिरेसी है कि बस जस्ट बातें हवा में फैलाई जाए और ऐसे डिस्कस कर रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा बहुत जो मीडिया हाउसेज है उनको अपना भी एक इंटरेक्शन या जो अपनी सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बढ़ाने के लिए वो एक ऐसी कुछ भी बेसलेस रिपोर्ट्स फ्लोट कर देते हैं। तो मैं इतना ज़्यादा इस रिपोर्ट पे वैल्यू नहीं देता पर्सनली, क्योंकि मुझे पता है कि हार्दिक पांड्या, जैसे कि हमने ये भी देखा है कि हार्दिक पांड्या इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में बहुत अच्छा करता है इंडिया के लिए। तो वो चीज़ उसके लिए इनफ है कि वो हमारे साथ जाए T20, हमारी टीम में जाए T20 वर्ल्ड कप के लिए। और कहीं ना कहीं जो हमारा सबसे प्रीवियस टूर्नामेंट था जो 2023 का वर्ल्ड कप था, उसमें भी हमको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि बिना हार्दिक पांड्या के टीम बैलेंस कितना बिगड़ जा रहा था, जब हमको सूर्या और शमी को खिलाना पड़ जा रहा था। लाइक बेसिकली हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करने के लिए 2 प्लेयर्स खेल रहे थे। तो मैं देख इसी पे कंटिन्यू करता हूँ। आई होप ये स्क्रीन दिख रही होगी मेरी। तो जस्ट अभी ये रिपोर्ट्स फ्लोट कर रहे हैं। अगेन ये कोई इसके किसी का कोई ऑथेंटिसिटी है नहीं, लेकिन ये टॉप मीडिया हाउसेस रिपोर्ट फ्लोट कर रही है कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कैप्टन रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज एंड अर्शदीप सिंह, ये 10 प्रोबेबल सिलेक्ट हो गए हैं, ठीक है। एंड अगेन इसका मैं जस्ट इस चीज़ पे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि रोहित शर्मा ने बहुत रिसेंटली एक गिलक्रिस्ट के पॉडकास्ट में उसने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि जब तक मेरे अजीत अगरकर के मुंह से नहीं सुन लो तो हर चीज़ को तुम फेक न्यूज़ मान के चलना। लेकिन यहाँ पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं BCCI का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा टाइम में ना क्लैरिटी देते नहीं है। सिलेक्शन के बाद उनके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होते नहीं है, इसको क्यों निकाला, कैसे निकाला, ये बंदा ड्रॉप हुआ है कि बंदे को रेस्ट दिया है, कब तक के लिए रेस्ट दिया, क्यों रेस्ट दिया है,
कभी इस टाइप की क्लैरिटी नहीं दी गई। तो मेरे को लगता है बहुत बड़ा कारण इस टाइप की न्यूज़ चीज़ों को फ्लोट होने का, इनका सही होने का बहुत बड़ा कारण भी बीसीसीआई है और उनके शेनानीगंज से। तो मैं तो पर्सनली इस चीज़ का मेरा यही टेक है। एक क्वेश्चन मेरा इसी रिपोर्ट से ये जनरेट हो रहा है कि अगर आईपीएल के बेसिस पे हार्दिक पांड्या की पोजीशन क्वेश्चन में आ रही है तो मोहम्मद सिराज की कैसे क्वेश्चन में नहीं आ रही है? मोहम्मद सिराज No idea. को बेसिकली रेस्ट दिया गया है कि ड्रॉप कर दिया गया है वो ही नहीं पता है आरसीबी की टीम से, ठीक है, क्योंकि मोहम्मद सिराज का ये आईपीएल तो बहुत ही ज़्यादा खराब गया है, ठीक है। तो आई हैव नो आइडिया ब्रो। अब सेम अगर आईपीएल को कंसिडर किया जा रहा है, युजवेंद्र चहल का नाम क्यों नहीं है ब्रो? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब युजवेंद्र चहल में तो अपने पूरा डेडिकेटेड पॉडकास्ट कर सकते हैं, लेकिन युजवेंद्र चहल का नाम ही नहीं है। किस बेसिस पे ये चीज हो रहा है मेरे को नहीं समझ आ रहा है। अब वी आर गोइंग बैक टू ऋषभ पंत अगेन। ऋषभ पंत इज डूइंग गुड, मतलब लेकिन यार ठीक है, अभी मतलब इस चीज़ पर अपने आगे डिस्कस कर सकते हैं जब इंडिया का प्रोबेबल्स या प्रॉपर सिलेक्शन हो जाएगी। बट ऑल इन ऑल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर इस टाइप का कुछ न्यूज़ फॉर रियल है कि जहाँ बात हो रही है कि हार्दिक पांड्या को ड्रॉप करने की बात हो रही है T20 वर्ल्ड कप, दिस इज बुलशिट। पहली बात तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत सरप्लस अमाउंट में शेन वॉटसन और जैक कालिस बैठे हुए, ठीक है। जो है हमारे पास हार्दिक पांड्या ही है, और हार्दिक पांड्या उस टाइप का प्लेयर है जो 4-5-6 पे जेन्युइनली खेलता है। जो भी उसके साथ आईपीएल में हो रहा है विच इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट, और मेरे को लगता है उस पर ऑलरेडी बात कर चुका है। जो भी है जैसा भी हार्दिक पांड्या को खुद गुजरना है उस चीज़ से, लेकिन उस चीज़ का रिफ्लेक्शन अगर इंडिया टीम पर डालेंगे दैट इज़ एब्सोल्यूट, मतलब बहुत बेकार चीज़ रहेगा। तो मेरे हिसाब से इस पर और ज़्यादा मेरे पास कुछ है नहीं ऐड करने। तेरे पास कुछ है? नहीं, मुझे भी इस पे और कुछ ऐड नहीं करना है। मेरा तो यही कंक्लूजन है कि मैं इन रिपोर्ट्स को ज़्यादा टूल नहीं दूंगा, क्योंकि ये इनका कोई मीनिंग नहीं है। कोई भी आजकल एक रिपोर्ट पब्लिश कर दे रहा है विदाउट एनी पॉइंट्स। हाँ तो वही है, मैं भी पर्सनली ज़्यादा इस चीज़ को देना नहीं चाहूँगा, लेकिन आई होप ऐसा हो ना। तो सेकंड टॉपिक पे आ जाते हैं कि डू वी रियली नीड हाई स्कोरिंग T20 मैचेस। थोड़ा हमारा, मेरा और ठाकुर का इससे रिलेटेड थोड़ा अच्छा खासा डिबेट हो चुका है इस पर ऑलरेडी व्हाट्सएप पे। तो मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, फिर तो उसको कंटिन्यू करना कि डू वी रियली नीड हाई स्कोरिंग। भाई 5% फीस हाँ होने चाहिए, लेकिन एक मात्रा होती है कि हाउ मच इज़ टू मच, है ना। 220 230 ऑन एन एवरेज, कभी कभार 240 हो जा रहा है, मज़ा आ रहा है मेरे को। लेकिन लिटरली अगर हर तीसरी चौथी पिच, मतलब आईपीएल की बात कर रहा हूँ, हर तीसरी चौथी ग्राउंड अगर तुम्हें 280 270 दे रहे हैं, ये तो भाई मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है ब्रो। एक पॉइंट के बाद ना वो लेथार्जी आ जाएगा, वो बोरिंगनेस हो जाएगा। मतलब एक टाइम पे 230 या 240 एनोमली हुआ करता था, वो देखने में मज़ा आता था कि कुछ अलग बात है। अगर तुम हर तीसरा या चौथा मैच तुम्हारा 250 क्रॉस कर रहा है तो एक्चुअली में बोरिंग हो जाएगा। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है। जैसे बहुत सारे लो स्कोरिंग मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, राइट, बट अगर हर दूसरा मैच ही तुम्हारा लो स्कोरिंग हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो तू कंटिन्यू कर, फिर अपने इस पर और इन डेप्थ बातें करते हैं। हाँ, मतलब हमारा जब प्रीवियस डिस्कशन इस पे हुआ था वो ये था कि कहीं ना कहीं इसमें पिच का एक रोल है, ठीक है, कि पिच बहुत ज़्यादा बैटिंग फ्रेंडली बन रही है, इसलिए ऐसा सब हो रहा है। लेकिन मुझे पर्सनली ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस आईपीएल में बहुत ज़्यादा ही रन्स बन गए हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल आरसीबी एसआरएच वाला मैच ले लें तो 288 समथिंग उनने बनाए थे और 262 आरसीबी ने बना दिए थे। तो कोई एक टीम अगर इतना बना रही है तो ठीक है, समझ आ रहा है कि उस टीम का दिन था उस दिन, लेकिन सेकंड टीम चेज में 262 बना जा रही है, ये थोड़ा सा बहुत बड़ा एक्सेप्शन हो जा रहा है। और ये कंसिस्टेंटली हो रहा है, ऐसा नहीं कि एक ही बार हुआ। पहले एसआरएच ने मारा और मुंबई ऑलमोस्ट क्लोज चली गई, राइट। फिर ये तुम्हारा क्या नाम है, केकेआर ने भी कुछ 222 मारा और जॉस बटलर ने जिता दिया। फिर आरसीबी और कौन सा एसआरएच का मैच था, राइट, एसआरएच ने फिर 280 के ऊपर मार दिया और आरसीबी 266 चली गई। तो ये तो कुछ ज़्यादा ही हो जा रहा है। और अपने एक बहुत क्लियर पैटर्न देख पा रहे हैं कि हर साल से इस साल, मतलब पिछले 2 या 3 साल में बहुत ज़्यादा हो गया। इसका बहुत लोगों का ये कहना है कि इम्पैक्ट प्लेयर रूल आने के कारण अग्रेसिव हो गए बैटर्स। मैं टोटली मानता हूँ कि बैटर्स अग्रेसिव हो गया। कुछ पिच भी ऐसी, बहुत सारी जगह बॉलिंग भी खराब है, लेकिन इतना भी कोई अग्रेसिव नहीं हुआ है कि मतलब एक प्लेयर के आने से सडनली 180 का मैच 280 का हो रहा है या 270 का हो रहा है। वो नहीं, मतलब आज से कितने साल पहले आरसीबी ने 263 मारे थे, वो मेरे को इम्पॉसिबल लगता था। वो मुझे लगता था कि जिंदगी में कभी कोई इतना नहीं मार पाएगा। वो लिटरली ऐसा लगता था कि क्रिकेट के साथ हिस्ट्री में 1 या 2 बार ऐसा कभी हो पाएगा कि कोई 263 के आसपास भी जाएगा। और भाई लिटरली 2 वीक के अंदर 3 बार ऐसा हो गया है कि 270, 277 और 280 बीच हुआ। तो अगर मैं इस पर अगर थोड़ा इन डेप्थ जाने की बात करूँ तो मेरे को पता है, मैं मानता हूँ कि कहीं की जगह बॉलिंग बहुत खराब हुई, बट पिचेस का बहुत ज़्यादा इसमें मानना है। और मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई या जो भी अपने ऑर्गेनाइजर्स हैं वो जानबूझ के इस टाइप के पिचेस बना रहे हैं ताकि लोगों को देखने में मजा आए। क्योंकि इन द एंड आईपीएल एक एंटरटेनमेंट है, राइट। तो वो चाहते हैं कि लोग एंटरटेन, और ऐसा कहा जाता है कि जितने ज़्यादा छक्के उतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है। बट मेरे को लगता है कि
हाउ मच इज टू मच वाला पॉइंट आ जाता है कि मतलब एक पॉइंट के बाद तो फटीग आ जाएगा ना, मतलब तुम्हें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। मे बी 180 के मैचेस 200 तक जा रहे हैं, लोगों को मजा आ रहा है, 210 तक जा रहे हैं, मजा आ रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा 240 260 हो रहा है तो एक पॉइंट के बाद वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा, वो मैच एक्चुअली में बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि कुछ बचेगा नहीं ना यार, आदमी छक्का। दूसरा उसके बाद क्या होता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अच्छा मेरे को ध्यान में, क्वालिटी नॉक्स की है ना इज्जत कम हो जाती है। मतलब अगर एक मैच है जहाँ पर दो इनिंग्स मिला के 500+ रन गए और 4 लोगों ने सेंचुरी मारी, तो उसकी उस लेवल की रिस्पेक्ट नहीं रहेगी मेरे दिन में कि यार ऑलरेडी 5 लोगों ने सेंचुरी मारी थी, छठे बंदे ने 50 या 80 मार दिया, या 3 लोगों ने सेंचुरी मारी, चौथे बंदे ने भी सेंचुरी मार दी, कोई बड़ी बात नहीं है कंपेयर टू सम नॉक्स लाइक जैसे रिसेंट में जॉस बटलर ने किया, उसने लिटरली केकेआर के सामने सिंगल हैंडेडली जिता दिया, या ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप में किया था, या उसके पहले विराट कोहली ने वर्ल्ड कप में किया था पाकिस्तान के सामने। तो उस नॉक्स की इज्जत रहेगी, उस नॉक्स को लोग हमेशा याद करेंगे। अगर अपने ऐसे टॉप नॉक्स के बारे में बात करते हैं आईपीएल के, तो तुम आंद्रे रसल का जो आरसीबी के अगेंस्ट आ जाएगा, कुछ जॉस बटलर का, कोई विराट कोहली का आ जाएगा, बट कोई भी उस टाइप के नॉक्स, ये उनमें से कोई भी नॉक्स ये नहीं होंगे जहाँ पर है ना दोनों टीम ने 280 या 260 मारे होंगे। एक तुमको याद आएगा क्रिस गेल का कि जो उसने 175 मारे थे, क्योंकि वो बहुत टेरिफिक नॉक। लेकिन मेरे को नहीं लगता है डाउन द लाइन आज से 10 साल के बाद कोई ट्रेविस हेड का या अभिषेक शर्मा का या रिसेंटली दिनेश कार्तिक का वो नॉक याद करेगा जहाँ पर भाई दोनों टीम ने मिलकर 280 मारे। दैट्स व्हाट आई फील। मेरे को लगता है एक क्वालिटी को बहुत ज़्यादा गिरा रहा है और बॉलर्स को तो एकदम ही डेड कर रहा है। मतलब इस टाइप का चलता रहा और आईपीएल को मतलब पूरा ही बॉलिंग बैटिंग सेंटर बना दिया, तो आगे चल के एक्चुअली में बॉलर्स लोग बनना बंद करेंगे, उनको कुछ इंसेंटिव ही नहीं दिखेगा। मैं रिसेंटली एक किसी का चैट में देख रहा था जिसमें बता रहे थे कि बैटिंग से रिलेटेड बहुत सारे अवार्ड्स है, कोई स्ट्राइकर अवार्ड है, मोस्ट फोर्स, मोस्ट सिक्सेस, सबसे ज़्यादा रन, पर बॉलिंग से रिलेटेड एक दो ही अवार्ड है। एक तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला, उसके अलावा पता नहीं, मेरे को कुछ पता भी नहीं है कि कोई और अवार्ड है भी नहीं है। इकोनॉमिकल बॉलर समथिंग पता नहीं, हाँ इकोनॉमिकल या फास्टेस्ट डिलीवरी ऑफ द मैच का तो होगा। तो बेसिकली तुम बैटिंग को जितना इंसेंटिवाइज कर रहे हो, बॉलिंग को इतना इंसेंटिवाइज नहीं कर रहे हो। मेरे को लगता है एक अच्छा बॉलिंग और बैटिंग का कॉन्टेस्ट हमेशा 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 लोगों को पसंद आता है। वही नेल बाइटर्स जो 160 180 वाले नेल बाइटर्स होते हैं वो सबको पसंद आते हैं। 280 वाला मतलब एक सीजन में 1-2 बार हो गया तुमको मजा आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं इस पे और मतलब कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं एक्सपर्ट्स के कमेंट्स से रिव्यू कर रहा था कि उनने क्या बोला है इन मैचेस के बारे में, तो कहीं ना कहीं एक कमेंट था कि गौतम गंभीर ने ये बोला था, जैसे कि मैं शेयर करके बता देता हूँ कि गौतम गंभीर का ये कहना था कि हमें शायद बॉलिंग मैन्युफैक्चरर, जो बॉल मैन्युफैक्चरर है वो चेंज करना चाहिए। राइट। तो शायद विंडो इटसेल्फ तो अभी को मिल गया, रुक जाओ मैं कर देता हूँ। ये तुझे दिख रहा होगा शायद, मैं शेयर कर। हाँ रुक जा मैं कर लेता हूँ, तेरे में वो पूरा वो है टैब तो खाली शेयर करना है। रुक जा मैं कर दे रहा हूँ, हो गया ठीक है। तो मैं टैब तो मतलब इसमें ये पॉइंट था गौतम गंभीर का कि जो बॉल है, द बॉल इज नॉट डूइंग टू मच, तो जो बैटर्स है वो थ्रू द लाइन हिट कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रन्स बन रहे हैं। सिमिलरली केविन पीटरसन का एक पॉइंट था जो कि सेम पॉइंट रिकी पॉन्टिंग का भी ये था कि जो इम्पैक्ट प्लेयर का जो रूल है, इम्पैक्ट प्लेयर के रूल से हो ये रहा है कि बैटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से खेल रहे हैं, जो बैटर्स हैं वो एक बहुत अच्छे फ्रीडम से खेल रहे हैं और कहीं ना कहीं यही एक रीज़न है कि बहुत ज़्यादा रन्स बन रहे हैं आगे। तो ये पिचेस तो बैटिंग फ्रेंडली होती ही जा रही हैं। साथ ही साथ ये जो बॉल्स से रिलेटेड एक जो पॉइंट गौतम गंभीर ने रेस किया था या जो केविन पीटरसन ने रेस किया था, मैं कहीं ना कहीं इस पॉइंट के सपोर्ट में हूँ। ऐसा ही एक स्टैट मैंने देखा था ट्विटर पे कि जो 2000 जब से ये रूल आया, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल आया है, तब से फर्स्ट इनिंग सेंचुरियन जो होता है उसकी टीम से 50% ऑफ द टाइम्स, अराउंड 50% टाइम से जीत रही है। लेकिन पहले जब ये रूल नहीं था उसके पहले वो जो परसेंटेज था वो 72 था। तो इम्पैक्ट प्लेयर का ये जो रूल है उसने इतना बड़ा डिफरेंस बनाया है। जैसे हर्षा भोगले ने भी यहाँ पे एक पॉइंट रेस किया है कि ऑफ कोर्स वी नीड अ ग्रेटर बैलेंस बिटवीन बैट एंड बॉल, पर वो जो एक एक्स्ट्रा बैटर आपका 7-8 नंबर पे आप प्रोवाइड करते हो, जैसे कि पीबीकेएस ने स्टार्ट में किया था आशुतोष शर्मा के साथ, वो एक अनफेयर एडवांटेज सा लगने लगता है कि एक फ्रेश बैटर बैठा है जो आके बस स्लॉग करेगा, तो और वहाँ से गेम चेंज हो जाता है। और ऊपर जो टॉप के बैटर्स है वो भी
फ्रीली खेल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया है, जो हाई स्कोर्स अभी हमको देखने मिल रहे हैं। ये सही चीज़ बात है, पता है मैं हर्षा भोगले का ही मैं दिख रहा था, उसमें हर्षा भोगले ने शायद ऐसा बोला था कि हाउ अबाउट अ ड्यूक, सेम ट्वीट पे भी उसने लिखा है कि हाउ अबाउट ए ड्यूक बॉल और वाइट बॉल, मतलब जो मैन्युफैक्चर है ड्यूक बॉल वाला उसको वाइट बॉल में अगर अपने लिए, बिकॉज कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड करना ही पड़ेगा, सीम हुए स्विंग हुए, 2 बाउंसर्स वाला रूल भले ला दिया लेकिन उनको उससे कुछ ज़्यादा फर्क होता हुआ दिख नहीं रहा है, मतलब T20s ना बाउंसर्स इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं लाते मेरे को पर्सनली लगता है, मे बी वनडेज में ज़्यादा काम कर जाए, T20 में बाउंसर्स इम्पैक्ट नहीं करेंगे। और इंडिया की जो ग्राउंड डायमेंशंस हैं उसमें भी अगर देखें तो ग्राउंड यहाँ पे काफ़ी, जो जैसे बेंगलोर का ग्राउंड हो गया, ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं तू कोई और मान ले कुछ मैच, बैंगलोर बहुत अच्छा एग्जांपल है, रकाबी के साइज का ग्राउंड है वो। हाँ, जैसे कब पहले मैचेस इंदौर में भी हुआ करते थे, ठीक है, तो वो इतने छोटे ग्राउंड है कि वहाँ टॉप एज आराम से क्रॉस कर जाएगा, चाहे वहाँ फील्डर हो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाउंसर वाला रूल कहीं ना कहीं उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं साबित हो रहा है, मतलब है अच्छा रूल है, लेकिन वो बैट एंड बॉल के बीच में अभी भी बैलेंस नहीं बना पा रहा है वो रूल। तो ये सेम चीज़ को याद है, ये सेम चीज़ शायद टॉम मूडी ने भी ये चीज़ पे बोली है कि भाई अब तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जितना था, जितने मजे लेने थे उसके मजे ले लिए, अब तुम हटा दो, ठीक है। और मैं पर्सनली बोलूँ, मेरे को लगता है इम्पैक्ट प्लेयर शायद उतना बड़ा डिफरेंस तो ला ही रहा है, लेकिन जो पिचेस बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है, मेरे को लग रहा है बहुत ज़्यादा फ्लैट डेक्स होने लग गए हैं। और ये एक पॉइंट के बाद हुआ है ना, अभी वर्ल्ड कप 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, कोलकाता के डेक्स इतने फ्लैट नहीं थे ब्रो, है ना, वनडे के जो वर्ल्ड कप उसमें कोलकाता का डेक इतना फ्लैट नहीं था, वहाँ अच्छे से टर्न वगैरह हो रहा था, लेकिन सडनली आईपीएल के लिए भाई मैं मानता हूँ एंटरटेनमेंट वगैरह बहुत जरूरी है, 130 140 के मैचेस थोड़े बोरिंग होते हैं, बट 270 280 के मैचेस एक पॉइंट तक बोरिंग हो जाते हैं, तो इस पर डेफिनेटली कुछ करना चाहिए, वरना एक पॉइंट के बाद बोरिंग हो जाए। वो जो पहले पॉइंट था कि लेथार्जी आ जाती है, कि जैसे अब मुंबई हैदराबाद का मैच था, उस ऐसा है कि वो मैच रिसेंटली हुआ है, लेकिन अगर याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आएगा कि मुंबई की तरफ से किसने बहुत ज़्यादा रन बनाए थे, क्योंकि उसके बाद इतने बड़े बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस हो चुके हैं, ठीक है। तो यही अगर मुंबई का तुम याद करो, जो 190 चेज हुआ था, लोग ऑन द स्पॉट बनेंगे कि कोरी एंडरसन ने 90 मारा था, और क्या कहते हैं उनका आदित्य तरे ने आगे छक्का मारा था, तुरंत याद रहेगा। अंबाती रायडू ने बहुत खतरनाक कैमियो खेला, सबको याद आएगा। सही बात। तो ये बेसिकली पॉइंट कहीं ना कहीं वैलिड है, मेरे को लगता है इस चीज़ पे कहीं ना कहीं ना थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ तुम चाहते हो कि हाई स्कोरिंग मैचेस वगैरह हो, यार ठीक है यार, एक पॉइंट पे जाके उसको कहीं ना कहीं तो उसको रोकना पड़ेगा, वरना वो एक्चुअली में बोरिंग हो जाएगा। और दूसरा मेरे को पता है ये चीज़ बहुत वैलिड है, PSL का लास्ट ईयर का PSL भी कुछ इस प्रकार की होता है कि बहुत छोटे ग्राउंड से 250 बने जा रहे हैं। मेरे को लगता है कहीं ना बैटर्स को एक बड़ा वियर्ड सा फेक सेंस ऑफ वो भी मिलेगा इससे कि यार ये तो बहुत ईजी है छक्के मारना, हम तो कितने भी छक्के मार सकते हैं, ये वो कॉन्फिडेंस कुछ एक होता है, कॉन्फिडेंस ये बहुत अलग लेवल पे तुम्हारा ले जाएगा। क्योंकि अभी जस्ट बेसिकली अगर तुमने हमेशा से अपनी क्रिकेट फ्लैट डेक पे खेली और छोटे ग्राउंड पे खेली, और सडनली तुम वेस्ट इंडीज़ वगैरह चले जाओगे जहाँ पर रिलेटिवली ग्राउंड्स बड़े और जितना उसका अभी तक हिस्ट्री रहा है, फ्लैट डेक्स तो मेरे को लगता है वेस्ट इंडीज़ में मिलेंगे, एक आध कोई मैच में मिल जाए तो मिल जाए। तो मेरे को लगता है वहाँ पर अपने बैटर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा। वहाँ पर तुम जस्ट बॉल सीधा लाइन में आ रहा है, तुमने घुमा दिया और छक्का चले जाएगा, उतना ईजी नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ओवरऑल जो मेरा पूरा पॉइंट है इतना लंबा बात करने का, मेरे को ये लगता है कि बैटर्स की जो स्किल्स है ना उसको ये गिरा रहा है, रादर देन अपलिफ्टिंग, ये उसको गिरा रहा है। जो डिफेंस की स्किल है, जो प्योर आर्ट है बैटिंग का, उसको कम कर रहे हैं, क्योंकि टफ सिचुएशंस क्रिएट ही नहीं हो रही है ना। टफ सिचुएशन ही नहीं है, तो आप अगर आईपीएल में टफ सिचुएशन फेस नहीं करोगे और आपको एक ऐसी सिचुएशन मिल गई जहाँ 40 रन पे 4 विकेट है, तो आप कैसे जाके वहाँ हैंडल करोगे, या 20 रन पे 3 विकेट है, तो आप एज अ मिडिल ऑर्डर बैटर जब आपने सिर्फ आके स्लॉप किया है टॉप ऑर्डर के बनाए प्लेटफॉर्म पे, तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए प्रेशर प्लस तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि एक इम्पैक्ट प्लेयर का बंदा आने वाला है, और ऐसे भी बात चल रही कि भाई वी डोंट नीड एंकर्स, तो वो तो बात एकदम वैलिड है कि भाई अगर 40 पे 4 हो गए तुम करोगे क्या ऐसे सिचुएशन में, तुम्हारी आदत ही नहीं है ये बात है। और इसमें कैसा होता है, फॉर जस्ट एग्जांपल कि इस बेसिस पे हम लोग समवन लाइक दिनेश कार्तिक को वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना, तो यार हाउ डू यू जज कि वो बंदा, मतलब कैसे तुम जज करोगे कि वो बंदा रेडी है या नहीं। अब उसने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंडीशन में उसने बहुत अच्छा खेला, मैं मानता हूँ उसने अच्छे रन्स बनाए, बहुत वैलिड है, लेकिन क्या वो रन्स काउंट करेंगे वर्ल्ड कप के सिलेक्शन के लिए, जहाँ पर कंडीशंस अलग है, जहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हालांकि किसी को नहीं पता, लेकिन एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कि 200+ मैचेस नहीं हो पाएंगे। देखो लगता है कि कहीं ना कहीं एक सिलेक्शन को भी काइंड ऑफ फेक मिराज जैसा एक स्क्रीन जैसा क्रिएट कर देता है, जहाँ तुम्हें लगता है ये प्लेयर तो बहुत गजब है, बट जब एक्चुअली में वो
ऐसी सिचुएशन में आता है तब हमें पता चलता है कि नहीं भाई ये तो दुनिया ही अलग है। मेरा इस पे यही पॉइंट है कि कहीं ना कहीं ये जो सिनारियो मतलब जो सिलेक्शन सिनारियोज हैं उनको बहुत ज़्यादा टफ बना देगा। अब जैसे दिनेश कार्तिक का ही एग्जांपल बहुत अच्छा है। दिनेश कार्तिक अभी सिर्फ बैटिंग कर रहा है, वो विकेट कीपिंग कर ही नहीं रहा है, वो खुद एक इम्पैक्ट सब होके आ रहा है। तो आपको ये नहीं पता कि वो कितना फिट है। जैसे किसी ने एक किसी बड़े इंसान ने एक पॉइंट रखा था ट्विटर पे कि जॉस बटलर इम्पैक्ट प्लेयर रूल की वजह से केकेआर के सामने खेल पाया, वरना तो ऐसे ही हमारे इंडियन बैटर्स जैसे दिनेश कार्तिक वो कितना फिट है, कितना रेडी है कीपिंग करने के लिए 20 ओवर, वो हमें नहीं पता। और ये कहीं ना कहीं जॉय भट्टाचार्य ने रेस किया था। तो ये एक फेक सेंस ऑफ वो मतलब फेक सिनारियोस क्रिएट कर रहा है जो कि सिलेक्शन में काफी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे, मुझे लगता है। बेसिकली यही है, मेरा यही कहना है कि हाई स्कोरिंग T20 मैचेस ज्यादा मेरे को लगता है ऑडियंस को एक कॉम्पिटिटिव T20 मैचेस चाहिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा एकदम प्रॉपर टेस्ट लेवल पे चले जाओ, नहीं। T20 का एक फन है कि जो हाई स्कोरिंग होते हैं 160, 170, 180, 200 एक्चुअली में मजा आता है। वहाँ पर तुम्हें बॉलिंग की भी डेथ बॉलिंग की स्किल दिखती है और बैट्समैन की भी स्किल दिखती है। बट हमारा वही कहना है कि उस चीज़ को इस लेवल पे ना ले जाओ कि एकदम अति हो जाए, जहाँ पर हम लोग जस्ट ऐसा हो जाए कि ये टू मच हो गया। तो मेरा वही पॉइंट है। तो नेक्स्ट टॉपिक को बढ़े, कुछ कहना है इस पर? नेक्स्ट टॉपिक पे बस राइट। तो नेक्स्ट टॉपिक भाई थोड़ा मज़ेदार टॉपिक है, ये इरफान पठान और हर्षा भोगले के ट्वीट्स। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। पहले तो मैं हर्षा भोगले या मैं ठाकुर को ही बोलूँगा कि इस पर ठाकुर पहले बोले और फिर कंटिन्यू करते हैं। दिख रहा है? नहीं, अभी लोड हो रहा है। हाँ, तो जैसे कि ये इरफान पठान के कुछ ट्वीट्स हैं, तो इसमें मतलब कहीं ना कहीं ये साफ प्रूफ हो रहा है कि वो मतलब मैं इरफान पठान के सारे ट्वीट से गो थ्रू हुआ, लेकिन इरफान पठान जब एक पर्टिकुलर प्लेयर को पॉइंट आउट करके क्रिटिसिज्म कर रहा है, वो शायद मुझे सिर्फ हार्दिक पांड्या का मिला। तो मैं कहीं ना कहीं ये समझ रहा हूँ कि थोड़ा सा वो एक है भाई की ग्रज है कि मैं शायद मुझे इतना फेम नहीं मिला, हेलिंग फ्रॉम द सेम सिटी, सेम बैकग्राउंड, सेम टाइप ऑफ प्लेयर। तो कहीं ना कहीं इरफान पठान सोशल मीडिया पे अपना ग्रज निकाल रहे हैं, पर ठीक है, आप कुछ मेरे को गलत से ज़्यादा क्या लग रहा है, मेरे को वही पॉपुलर नैरेटिव वाली बात है जो मैंने फर्स्ट पॉडकास्ट में बात की थी। पर्सनली बहुत बुरा लगता है कि समवन लाइक इरफान पठान जिसने इंडिया के लिए इतना खेला है, अब काफ़ी टाइम से ब्रॉडकास्टर में भी है, तो यू डोंट एक्सपेक्ट हिम टू बी अ ट्रोल। इसने एक्चुअली में कई बार पाकिस्तान के अगेंस्ट, देखो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलने में कोई दिक्कत नहीं, बट वो जिस तरीके की लैंग्वेज जिस तरह से पॉइंट आउट करके बोला जाता है, इट्स वेरी क्लियर कि वो ट्रोल वाले सेगमेंट में जा रहा है इरफान पठान। वहाँ से उस सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे थे, बट यहाँ पर बहुत क्लियरली हार्दिक पांड्या को बेसिक चीज़ों के लिए मतलब बहुत अजीब से चीज़ों के लिए उसको पॉइंट आउट करा। जैसे कि है हार्दिक पांड्या बॉलिंग द लास्ट ओवर शोड द लैक ऑफ फेथ ऑन आकाश मधवाल्स बॉलिंग एंड हिज ओन लैक ऑफ स्किल एज अ डेथ ओवर बॉलर। अब ये बात उसने की थी जब MS धोनी ने आगे 3 छक्के लपेट दिए थे हार्दिक पांड्या को। तो बेसिकली लास्ट ओवर था, आकाश मधवाल ने उस पूरे मैच में कुछ अच्छी बॉलिंग नहीं की थी। अब लास्ट ओवर था, हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में कुछ 23 के आसपास रन दिए थे। कोई भी और इंसान होता वो यही सोचता कि आकाश मधवाल का दिन अच्छा नहीं गया, हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की अभी तक, हार्दिक पांड्या ले तू बॉलिंग कर। उसने उस ओवर में विकेट भी ले लिया, उसने उस ओवर में विकेट 5 ही रन दिए थे, 5 या 6 रन हाँ, बस पिछले ओवर से 5 रन दिए। उस बंदे का रिदम अच्छा है। अब MS धोनी ने आके उसको लपेट लिया। आई कैन अग्री कि उसने MS धोनी को अच्छी बॉल नहीं डाली, उसने लेंथ बॉल डाली और MS धोनी ने लपेट लिया, मैं बात मान रहा हूँ। लेकिन ये जिस तरह से उसको बताया जा रहा है कि हिज ओन लैक ऑफ स्किल ऑफ एज अ डेथ बॉलर, अगर ये सेम चीज को अगर मैं ट्विस्ट करके बोलूं कि भाई MS धोनी जिस तरह से CSK ने MS धोनी को आगे भेजा, इट बेसिकली शोज देयर लैक ऑफ फेथ इन रविंद्र जडेजा द फिनिशर। इसका यही मतलब हो रहा है ना। अगर मैं इरफान पठान की भाषा को सिलेक्ट करूं और मैं बोलूं कि भाई अगर आप ही की बात मानो तो रविंद्र जडेजा द फिनिशर या रविंद्र जडेजा द T20 बैटर को इज्जत ही नहीं है, या फिर CSK डोंट हैव फेथ, अगर सेम लॉजिक, इट्स बेसिकली यूजलेस वाली चीज हो रही है ना। मतलब बहुत, अब जैसे कि इफ द होल टीम इज प्लेइंग विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 200, कैप्टन कांट बैट विद द बैटिंग स्ट्राइक रेट ऑफ 120, मैं 100% श्योर हूँ ऐसे कितने इंसिडेंट्स हुए होंगे जहाँ एक पर्टिकुलर बैट्समैन, स्पेशली वो बैटर हो सकता है कैप्टन हो, उसने इस टाइप की इनिंग खेली और उसकी टीम जीत नहीं पाई हो। भाई बहुत इनसेन लेवल ऑफ चीज़ें, मतलब ये ऐसी बात है जैसे रोहित शर्मा के टाइम पे ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा, है ना। रोहित शर्मा तो कभी 100 की स्ट्राइक रेट से खेल के आउट हुआ ही नहीं होगा। Doesn't make sense भाई। मैं एक और इसमें ये पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एक ऐसा ही एक पॉइंट है, एक ऐसी सिचुएशन थी कि एज अ ब्रॉडकास्टर भी उसने कुछ चीज़ें बोली थी, लाइक
रॉकेट साइंस नहीं है कि बुमराह को बॉल देना चाहिए था, या फिर एक हाँ कि जब सीएसके के सामने शायद एमआई मैच हारा था तब उसके बाद की बात थी कि उसने ऐसा लिखा था कि व्हेनेवर एमआई लॉस्ट पांड्या हैड अ बिग रोल टू प्ले, मतलब कुछ ऐसा कमेंट किया था उसने जो स्टार स्पोर्ट्स के प्रेस रूम से उसने किया था। तो ये जो आप बार बार किसी एक प्लेयर को टारगेट कर रहे हो जो कि इंडिया के लिए अभी इंडिया का एक करंट प्लेयर है और ऑलरेडी एक बहुत ऐसी सिचुएशन में है जहां वो चारों तरफ से बहुत ज़्यादा हीट फेस कर रहा है, तो शायद आपको अभी अवॉइड करना चाहिए थे ये चीज़ें। पर ठीक है, I don't expect these type of stops from a broadcaster or from an ex-cricketer. फैंस लोग कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, ठीक है, उस पर अपने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और फैंस लोग को गाली देना देंगे, ठीक है, ओके, बट तुम क्रिटिसाइज करो। संजय मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा को क्रिटिसाइज किया हुआ है, बिट्स एंड पीसेस प्लेयर बोला, वहां से एक पॉइंट है वो ठीक है। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, इरफान पठान बहुत क्लियरली दिख रहा है कि वो एक बंदे के पीछे पड़ गया है ना, वो एक बंदे के पीछे पड़ गया और उसके पीछे पड़ गया। अभी क्या ये मेरे को समझ नहीं आ रहा है, ये सेम चीज उसने अभी तक फाफ डू प्लेसिस के बारे में क्यों नहीं बोली है? ऐसा तो है नहीं कि मुंबई इंडियंस का एक्स प्लेयर है इरफान पठान, वो तो एक न्यूट्रल प्लेयर है। फाफ डू प्लेसिस ने खुद ने क्या अच्छी कप्तानी की है, इनफैक्ट हार्दिक पांड्या से तो घटिया ही कर रहा है वो, हार्दिक पांड्या से तो घटिया ही कप्तानी कर रहा है ना ब्रो। शायद उसकी आरसीबी आई गेस लास्ट है, कप्तानी में क्लियर उसने ब्लंडर्स किए हैं, उनके पास बॉलिंग प्लान्स कुछ नहीं, कितने मैचेस में था फाफ डू प्लेसिस तो बैटर ने भी कुछ नहीं किया। फाफ डू प्लेसिस को तो हाईलाइट नहीं कर रहे हो। ऋषभ पंत के डीसी भी बहुत ज्यादा डावाडोल चल रही है, उसमें ऋषभ पंत को एक भी बार हाईलाइट किया उसने कि भाई तुम क्या कर रहे हो? अभी मेरे को याद है एक मैच हुआ था मुंबई वर्सेस दिल्ली का मैच हुआ था, बहुत हाई स्कोरिंग मैच था जिसमें ट्रिस्टन स्टब्स बहुत मस्त खेला था। उस मैच में भी ऋषभ पंत ने कुछ रनर बॉल खेल के आउट हुआ था, तब तो उसने ऐसा ट्वीट नहीं किया कि जहाँ ट्रिस्टन स्टब्स इतना मार रहा है वाई और यू नो इंटरनेशनल प्लेयर इज नॉट प्लेइंग। तो ये सेंस नहीं समझ आ रहा है। यहाँ पर उसने ट्वीट किया जहाँ पर उसने लिखा यू ऑलवेज वांट योर लीडर टू डू द डिफिकल्ट थिंग्स, इफ ही डजंट डू इट यू वोंट ऑन हिज टीम्स रिस्पेक्ट। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या पॉइंट है इसका। लास्ट ओवर डालना एक डिफिकल्ट थिंग था, उसने किया तब तो तुमने लपेट दिया भाई को। अरे अगली बार अगर वो कुछ ऐसा सोच रहे कि नहीं मैं नहीं, दूसरा बंदा बॉलिंग करना चाहिए, जैसे मेरे को याद है आकाश मधवाल को उसने एक ओवर दिया था पंजाब के सामने, जहाँ पर सब लोग गाली दे रहे थे कि आकाश भाई वो बंदा आकाश मधवाल को ओवर दे तब दिक्कत है, ना दे तब दिक्कत है। समझ नहीं आ रहा है। अभी रिसेंटली उसके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है कि मोहम्मद नाबी को ओवर नहीं दिया, मोहम्मद नाबी को ओवर नहीं दिया। भाई ये कोई इतना बड़ा बात है क्या यार? मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि क्या इतनी बड़ी बात हो रही है क्या कि उसको एकदम से चीर फाड़ करके अलग ही कर दे रहे हैं। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या इतनी बड़ी बात है क्या ये? मतलब मेरे को याद है लास्ट टाइम ऐसा हरभजन सिंह के बारे में धोनी से पूछा था कि हरभजन सिंह को यूज नहीं करो, तो धोनी ने तो बड़े स्टाइल में बोला था कि भाई मेरे पास तो 15-20 बाइक है, मैं सब बाइक्स को एक साथ नहीं चलाता। भाई उसको नाबी की जरूरत नहीं, वैसे उसको ओवर्स नहीं दिए। मैं ये वाले इस पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये जो इसने लिखा था यू ऑलवेज वांट योर लीडर टू डू डिफिकल्ट थिंग्स, ये उस मैच के बाद लिखा था जिस मैच में राजस्थान ने 100 मतलब मुंबई को जल्दी ऑल आउट कर दिया था और उसके बाद फिर राजस्थान ने 15 ओवर में चेस कर लिया, बॉलिंग करने नहीं आया था, ठीक है। तो उस मैच के बाद ये लिखा कि हार्दिक पांड्या लाइक यू ऑलवेज वांट योर कैप्टन टू डू डिफिकल्ट थिंग्स मींस दैट। और जिस मैच में वो बॉलिंग करने आया, चलो उसने 2 ओवर अच्छी डाली, लास्ट ओवर में रन बन गया, उसके बाद तुम ये बोल रहे हो। जिस मैच में उससे बैटिंग खराब हुई तुम उसको पर्टिकुलरली टारगेट कर रहे हो, तो अच्छा नहीं लगता यार एज अ ब्रॉडकास्टर, एज अ एक्स प्लेयर। बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है ब्रो। ये बहुत बार ये सेम चीज कर चुका है। ये मेरे को याद है पाकिस्तान के अगेंस्ट भी कंटिन्यू पड़ोसी करके या इस टाइप की चीजें करके, भाई जहां पाकिस्तान की क्रिकेट में कमी है तुम बिल्कुल पॉइंट आउट करो, मैं आई एम विथ यू, ठीक है, लेकिन एक लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि एक पॉइंट के बाद है ना, जब तुम ट्रोलिंग वाले सेक्शन में चले जाता है तो लोग तुम्हें सीरियसली नहीं लेते, मेरा ये मानना है। तो लोग तुम्हें ये सेम चीज आज के टाइम में आकाश चोपड़ा कर रहा है। मैं हालांकि हिंदी कमेंट्री सुनता नहीं, लेकिन थोड़े बहुत बिट्स देखे, मिचेल स्टार्क जब भी बॉलिंग करने आता है या मिचेल स्टार्क वो 25 करोड़ की ही बातें कर। अरे भाई तेरे जेब से पैसे जा रहे हैं क्या उसके पास? वो खराब बॉलिंग कर रहा है, उसकी फील्ड सेट खराब है, जो भी तू उसको पकड़ के पिन पॉइंट करना। कल को विराट कोहली का अच्छा सीजन नहीं जाएगा यार, रोहित शर्मा के इतने खराब सीजन जा रहे थे, वो एक बार बोल रहा था क्या कि 17 करोड़ ले रहा है, 17 करोड़ ले रहा है रोहित शर्मा। डजंट मेक सेंस ब्रो, डजंट मेक सेंस। मतलब ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं हर्षा भोगले के कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता जिसपे एक्चुअली मैं तू बात करना चाहता था, तो एक सेकंड में हर्षा भोगले के ट्वीट्स दिखा देता हूँ जिसपे तू बात करना चाहता है। तो बेसिकली तेरे को कुछ ये लग रहा था ना कि हर्षा भोगले के कुछ पिन पॉइंट करते हैं स्पेसिफिकली। मतलब ये एक पॉपुलर नैरेटिव बना हुआ है कि हर्षा भोगले बेसिकली पिन पॉइंट, जैसे कि ये जो ट्वीट अभी सामने स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें हर्षा भोगले ने इवेंचुअली लिखा है कि
उनने इस स्ट्राइक रेट से भले इतने रन बनाए हैं, लेकिन इवेंचुअल स्ट्राइक रेट मैटर नहीं करता। उनने एंड में एक फेस था जहाँ इतनी स्ट्राइक गॉट 16 और 15 एट द एंड, दिस दैट। तो इस पे हर्षा भोगले को काफ़ी ज़्यादा हीट फेस करना पड़ा था। लेकिन साथ ही साथ एक ट्वीट है हर्षा भोगले का, जिसके बाद हर्षा भोगले को, जब हर्षा भोगले ने रोहित शर्मा की सेंचुरी को प्रेस किया था, तब हर्षा भोगले को बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था। और एक बहुत अच्छा फ्रेज जो लोग कमेंट में बार बार रिपीट कर रहे थे हर्षा भोगले को लेके, वो था कि हर्षा दोगले, समथिंग लाइक दैट। तो वो कुछ ऐसा था कि इस मैच में रोहित शर्मा का भी इनिंग्स का एक फेज आया था जब रिक्वायर्ड रेट कुछ 9 या 10 की थी, और रोहित शर्मा ने 17 बॉल में 17 रन बनाए थे, ठीक है। और एक 6 या 7 ओवर के फेस के बीच में उसने वो 17 बॉल फेस की थी और उसमें उसने 17 ही रन बनाए थे। तो जब हर्षा भोगले ने इस चीज़ को यहाँ पॉइंट आउट नहीं किया, वानखेड़े में मैच हो रहा था, 200 चेस करना था, रोहित शर्मा एज मतलब फर्स्ट इनिंग्स नहीं सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहे थे। तो जब उसने हर्षा भोगले ने इस चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं किया, तो विराट कोहली के फैंस बहुत ज़्यादा भड़क गए थे हर्षा भोगले पे। साथ ही साथ एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सी ये हो गई थी कि पीटीआई जो न्यूज़ चैनल है, मतलब उनने हर्षा भोगले का एक एडिटेड क्लिप, मतलब एक क्रॉप्ड क्लिप डाला था अपने ट्विटर पे, जिसमें हर्षा भोगले, मतलब ऐसा दिख रहा था कि हर्षा भोगले क्रिटिसाइज कर रहा है विराट कोहली को, लेकिन द एंटायर पॉइंट वो सही बात बोल रहा था। लेकिन जब वो सिर्फ वो एक क्रॉप्ड चीज़ दिख रही थी तो बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके बाद हर्षा भोगले को आके सामने से एक क्लैरिफिकेशन देना पड़ा था, और शायद हर्षा भोगले ने फिर एक प्रॉपर जो पूरा वीडियो था उसको रिट्वीट भी किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ये इरफान पठान वाला केस तो नहीं है, लेकिन कोइंसिडेंटली हो ये जा रहा है कि हर्षा भोगले विराट कोहली पे थोड़ा सा हार्श है ये दिख जा रहा है, और वहाँ विराट कोहली का जो फैंडम है वो बहुत बड़ा है, तो वो हर्षा भोगले को हर्षा दोगले बना दे रहे हैं, जिसकी वजह से बढ़ जा रहा है। तो भाई ये आइडिया किसका था, हर्षद दोगले करके, क्रेजी आइडिया है भाई। तो मेरे को पर्सनली मैं बताऊं, मैं हर्षद दोगले को बहुत एमिनेंटली फॉलो करता हूँ, उसके क्रिकबस के सारे वीडियोस देखता हूँ, ट्वीट्स वगैरह फॉलो करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हार्श हो जाता है हर्षद दोगले, बट मेरे को नहीं लगता वो इरफान पठान वाले जोन में है, लेकिन हाँ हार्श हो जाता है। तो मेरे को पता है इस पर एक छोटा सा डिबेट ये भी है कि मेरे को लगता है आजकल लोग है ना क्रिकेट को कुछ ज़्यादा ही स्टैट्स और नंबर्स के बेसिस पे जज करने लगे, ठीक है। मेरे को लगता है एक बंदे की एबिलिटी, उसका स्किल, उसका पोटेंशियल और स्टैट्स दोनों का एक अच्छा मिश्रण होना चाहिए, और उसके बेसिस पे जजमेंट होनी चाहिए। कंडीशंस भी कुछ चीज़ होती है ना भाई। अभी जिस तरह से रोहित शर्मा का वो जो फेज था कि उस फेज में वो मार नहीं पाया था भाई, वो फेज में भी बॉलिंग भी पथीराना कर रहा था, इट्स नॉट दैट इजी। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि लोग क्यों ट्रोल कर रहे थे उसको, जब रोहित तुमने विराट कोहली को बोला कि बहुत फेमसली हर्षा भोगले ने कहा था कि दोज बॉल्स डोंट कम बैक, ऐसा कुछ बोला था कि जो बॉल्स तुमने खा ली वो वापस नहीं आएंगी। तो मैं समझ सकता हूँ उसका पॉइंट कहीं ना कहीं वैलिड है, कहीं ना कहीं वो मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम टाइप के प्लेयर्स में मैं देखता हूँ वैलिड हो जाता है, कई बार विराट कोहली पे भी वैलिड है। लेकिन मेरे को लगता है, मेरे को ऐसा लगता है कि हर्षा भोगले भी नहीं चाहता ये चीज़, लेकिन बहुत लोग है ना एक ही चीज़ को हर जगह क्या कहते हैं कि एक ही स्टेटमेंट को हर जगह वैलिड करने की कोशिश करते हैं, वो भी गलत है। और वैसे ही नंबर्स हर जगह लगाना वो सही नहीं है। मेरे को लगता है अगर कोई बंदा इकाना के स्टेडियम में खेल रहा है, कोई बंदा चिन्ना स्वामी में खेल रहा है, उसके बैटिंग नंबर्स में जमीन आसमान का फर्क आएगा ना। एक जगह 160 170 विनिंग टोटल, एक जगह 250 भी कम पड़ रहा है, तो वो चीज़ भी कहीं ना कहीं वैलिड है। मेरे को लगता है अब लास्ट सेकंड टॉपिक पे चलते हैं। एक छोटा सा ही टॉपिक है जिसपे अपने बात कर सकते हैं, प्रेजिंग बुमराह एंड कमिंस। भाई तो बताओ क्या कहना है आपका बुमराह और कमिंस पे। मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो पूरा ये रंगारंग समारोह चल रहा है आईपीएल का, जिसमें इतने रन बन रहे हैं, उसमें ये दोनों एक एक्सेप्शन है जो जिस हिसाब से बॉलिंग कर रहे हैं। बुमराह तो वैसे एक अलग ही लेवल पे बॉलिंग कर रहा है कि इतनी मैचेस के बाद शायद उसने 24 या 28 ओवर डाल दिए हैं, और उसके बाद भी उसकी इकोनॉमी 6 टच नहीं हुई है, ठीक है। तो ये बहुत एक्सेप्शनल बात है कि जब तुम 1 या 2 ओवर पावर प्ले में डालोगे, मेजरली 2 ओवर डेथ में डालोगे, तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल है। जैसे कि अभी जो स्टैट्स आएंगे से हमें क्लियरली पता चल जाएगा। जैसे ये बहुत फेमस एक स्टैट है जो ये लास्ट सेकंड मैच में, मुंबई की जब लास्ट सेकंड मैच थी उसमें था ये स्टैट कि बुमराह का इकोनॉमी तब 23 ओवर्स डालने के बाद 6 का था, और अदर जो एमआई बॉलर्स हैं वो 12 साढ़े 12 की इकोनॉमी से मार खा रहे थे। तो ये एक पॉइंट प्रूफ कर रहा है कि बुमराह एज अ मैच विनर कितना बड़ा इम्पैक्ट डाल रहा है गेम पे, कि जहां तुम बुमराह के 4 ओवर्स तो रन अप बॉल के हिसाब से एलिमिनेट कर दे रहे हो, और तुम्हारा गेम बस बाकी 16 ओवर्स का बच रहा है। सिमिलरली कुछ पैट कमिंस के भी 6 मैच में 24 ओवर्स डालने के बाद 7 साढ़े 7 की इकोनॉमी है। जैसे ये कमिंस के ओवरऑल स्टैट्स हैं,
तो यहाँ पे मैंने साइड में इसीलिए मेंशन किया था कि जो अपोजिशन ने उस मैच में कितने रन्स बनाए, तो कोई एक ऐसा मैच मुझे नहीं मिला बुमराह और कमिंस दोनों के ही इस स्टैट डिस्कवरी में कि जहाँ उन्होंने जो अपोजिशन रन रेट है उससे ज़्यादा मार खाई हो। कि केकेआर के सामने, केकेआर जैसी टीम के सामने यहाँ पे बस लाइक ये बुमराह के स्टैट्स हैं कि जीटी के सामने 14 रन देके 3 विकेट। ये मैच तो मैंने लाइव देखा था, मुझे पता है क्या सिचुएशन थी बुमराह की, मतलब कितना इंपॉर्टेंस था बुमराह का। वैसे ही आरसीबी के सामने जहाँ पे कुछ 190 आरसीबी ने बनाए थे, वहाँ बुमराह ने सिर्फ 21 रन देके 5 विकेट लिए थे। रिसेंट जो पंजाब का मैच था कि जिसमें बस 21 रन देके 3 विकेट, जो पंजाब ऑलमोस्ट अगर शायद 1 विकेट और रहता तो चेस कर जाता पंजाब। इसमें पता चलता है कि बुमराह एज अ बॉलर कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी टीम के लिए, और इंडिया के जो वर्ल्ड कप कैंपेन है उसके लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ मतलब अगर कमिंस के स्टैट्स लोड करना, मैं कमिंस के भी दिखा दे रहा हूँ, ये रहा कमिंस को। कि कमिंस जब जैसे ऑक्शन के बाद काफ़ी ज़्यादा बात हुई थी कि कमिंस खुद एक रेगुलर T20 प्लेयर नहीं है ऑस्ट्रेलिया के लिए, और 20.75 करोड़ जितनी कुछ वैल्यू देना कमिंस को बहुत बहुत ज़्यादा प्राइस है कमिंस के लिए। पर कमिंस कहीं ना कहीं अपनी बॉलिंग से अभी प्रूफ कर रहा है। बैटिंग कमिंस की उतनी आई नहीं है, लेकिन 24 ओवर डालने के बाद 7.87 का इकोनॉमी बहुत बहुत अच्छा है, जहाँ पे 9 विकेट भी उसने साथ ही साथ लिए हैं, और कुछ आरसीबी के सामने जैसे 3 विकेट या जो भी ये है, मतलब शायद विकेट्स मैंने गलत लिखे हैं, लेकिन नहीं विकेट सही, विकेट साइड पे वो कर लेते, लेकिन ओवरऑल द पॉइंट इज उसने एक्चुअली में बहुत ज़्यादा अच्छा किया अभी तक। ठीक है, मैं इसमें ना एक और लेजेंड का नाम ऐड करना चाहूँगा, दी गोट, माय गोट। अगर कोई भी केकेआर का फैन देख रहा है, सुनील नारायण की मैं बात करना चाहता हूँ कि जहाँ ये सब एड कमेंट्स वगैरह बात है, सुनील नारायण का इस साल का बॉलिंग इकोनॉमी चल रहा है 6.8, उसका करियर बॉलिंग इकोनॉमी 6.7, और इस बार तो भाई ने एक सेंचुरी भी बना दी है। तो मेरे को लगता है कि जिस लेवल का इम्पैक्ट सुनील नारायण इस बार कर रहा है, उस लेवल का इम्पैक्ट तो कोई नहीं कर रहा। मतलब लिटरली बंदा बॉलिंग कर रहा है। बुमराह कमिंस को ऑब्वियसली मैं स्पेसिफिकली कमिंस समझ लें, कमिंस जो एक्चुअली में कप्तानी भी कर रहा है उस टीम की, तो बहुत मुश्किल होता है कि ऐसी टीम जो कुछ खास जीत नहीं रही, तुम अपना पहला मैच भी हार जा रहे हो और तुमको इतने सारे रन्स भी पड़ रहे हो पोजीशन के हिसाब से, और ऐसे में आके टीम की ऐसी कप्तानी करना, खुद कोई तुम T20 के इतने रिनाउंड बॉलर नहीं हो, तो मतलब ऑल अप्रिसिएशन ही है मेरे पास कमिंस के लिए। और मैं सेम चीज़ मेरे को लगता है सुनील नारायण की इन जनरल बात नहीं हो रही। जब हम IPL ग्रेड्स की बात करते हैं, हम बहुत ज़्यादा AB डिविलियर्स, विराट कोहली सबकी बात करते हैं, लेकिन मेरे को लगता है समवन लाइक सुनील नारायण, उसने कंसिस्टेंटली, उसका आज तक का सबसे घटिया सीजन बाय इकोनॉमी 7.9, 2023 का उसका सबसे खराब गया था सीजन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, सिर्फ 7.9। ये तो एनी डे, ये तो तुम एनी डे तुम बोलोगे कि बेस्ट इकोनॉमी, 7.9 इज नथिंग। डॉट बॉल परसेंट मेरे को याद है सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट डॉट बॉल्स डाले इसने सुनील नारायण। साथ ही साथ मैच ये भी था जिसमें उसने पूरे स्पेल में 4 ओवर के स्पेल में कोई भी बाउंड्री नहीं दी, सिर्फ सिंगल्स दिए थे शायद। तो बेसिकली अभी तक 3 ऐसे मैच हुए थे, वो भी ईडन गार्डन्स में, कि उसने लगातार है ना एक भी बाउंड्री नहीं खाई थी, अनलेस अंटिल लास्ट ओवर उसका, जहाँ पर रोहमन पावेल ने उसको एक छक्का और 2 चौके मारे थे। तब तक सुनील नारायण ने बेसिकली इन अराउंड 11 ओवर्स डाले जिसमें एक भी बाउंड्री नहीं खाई थी, विच इज क्रेजी। मतलब बहुत बड़ी बात है यार। सुनील नारायण एक्चुअली में स्पिन बॉलर है, कोई फास्ट बॉलर भी नहीं है। एक स्पिन बॉलर के होते वो बहुत बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। मेरे को लगता है वो बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन डिजर्व करता है, जस्ट बिकॉज वो इतना ज़्यादा कैमरा फ्रेंडली या इतना ज़्यादा वो क्या बोलते हैं, बिकता नहीं उसका चेहरा, तो लोग उसकी बातें नहीं करते। तो मेरे को लगता है ही डिजर्व्स इट। तो हाँ, एक ये 3 बंदों का मेरे हिसाब से अप्रिसिएशन बनता है, क्योंकि फैंटास्टिक खेल रहे हैं ब्रो। बुमराह तो एकदम मतलब मेरे को लग रहा है कि पता नहीं क्या, मतलब मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। बुमराह जैसे कि अलग अलग जो लेजेंड्स मोहम्मद कैफ ने बोला था, और एक कोई वेस्ट इंडीजियन लेजेंड है, उनने बोला था कि बुमराह इज बेसिकली अबव ऑल एक अलग लेवल पे खेल रहा है। मोहम्मद कैफ ने ट्वीट किया था शायद तक कि बुमराह को डिस्क्राइब कर सके वैसा कोई वर्ड नहीं है अभी, तो ये ग्रेटेस्ट मैच विनर एनी फॉर्मेट एनी सिचुएशन। तो बुमराह का इम्पोर्टेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। और हाँ, इयन बिशप ने ये किया था कि फास्ट बॉलिंग इन PhD दिस दैट, तो चारों तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेजेस मिल रहे हैं बुमराह को, और जो कि वो वेल डिजर्विंग है वो इन प्रेजेस की, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पूरा मैच अपने दम पे बॉलिंग सेक्शन में मुंबई की तरफ ले आ रहा है। बैटिंग हैवी मुंबई है वो है, लेकिन बुमराह का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये उस चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाता है कि अगर नेक्स्ट ईयर मेगा ऑक्शंस हुए तो मुंबई रिटेंशन में, क्योंकि इस बार तो शायद बुमराह सेकंड स्लॉट या थर्ड स्लॉट के लिए एग्री ना करे कि तुमने थर्ड स्लॉट जैसे लास्ट टाइम दिया था
तो उसके लिए तो शायद एग्री नहीं करेगा बुमराह। मेरे को भी लगता है, लेकिन हाँ ओवरऑल ऑल अप्रिसिएशन, जितना अप्रिशिएट करे उतना कम है बुमराह एंड कमेंट्स एंड सुनील नारायण को। तो मेरे हिसाब से अपने ने काफ़ी डिस्कस कर लिया। अपने लास्ट सेक्शन में आते ही नया सेक्शन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर एक गॉसिप। ये एक्चुअली में आइडिया ठाकुर का है, तो हम लोग ठाकुर की बात मानते हुए क्रिकेट से रिलेटेड थोड़ी पंचायत करेंगे, जो यहाँ वहाँ की खबरें हैं जिसको एक्चुअली अपने सामने नहीं लाते, तो ये डिस्कस करेंगे। तो 2-3 चीज़ें उसमें से सबसे पहले भाई ये जो रोहित शर्मा ने एडम गिलक्रिस्ट के पॉडकास्ट में बोला है, इस पे तेरा क्या कहना है? कीप इट शॉर्ट एंड कीप इट स्पाइसी ब्रो। हाँ, तो जैसे कि अगर जिनको आइडिया ना हो तो गिलक्रिस्ट के पॉडकास्ट पे रोहित शर्मा ने ये बोला था कि मैं अभी टीम के साथ नहीं रह रहा हूँ पिछले 3-4 मैचेस से, मैं घर पे रहता हूँ और मैच के कुछ टाइम पे कुछ आवर्स पहले चला जाता हूँ और बस यही मतलब रहता है मेरा, दिस इज आई एम रिलैक्सिंग। तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं चाहता था कि रोहित शर्मा भाई वर्ल्ड कप के फ्रस्ट्रेशन से दूर हों, T20 वर्ल्ड कप के लिए प्रिपेयर करें। कहीं ना कहीं ये IPL को प्रैक्टिस गेम्स की तरह ले रहे हैं, ठीक है, जो अवे गेम्स है उसमें टीम के साथ हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर जो होम गेम्स है उसमें अपनी फैमिली के साथ है, रिलैक्स कर रहे हैं। मुझे इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ हाँ को कहीं कहीं ये बात हो रही थी कि रोहित शर्मा टीम को शायद बॉयकॉट कर रहे हैं, पर मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा वैल्यू नहीं करता। मेरे को नहीं लगता है कि ये, मेरे को लगता है बॉयकॉट करना, मेरे को लगता है ये बेस्ट है रोहित शर्मा के लिए, बेस्ट है रोहित शर्मा के लिए कि फ्रेश माइंड में रहेगा, चिल रहेगा, अपना प्रैक्टिस भी कर लेगा और चिल भी रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये बहुत परफेक्ट है। तो इस पर आगे कुछ ज़्यादा ऐड करने को नहीं है, लेकिन हाँ मेरे को लगता है फालतू में लोग इसकी न्यूज़ बना रहे हैं। और जो एक और बात है जिस पर मेरे को लगता है लोग फालतू की न्यूज़ बना रहे हैं, वो है मोहम्मद नाबी का ये स्टोरी, जहाँ पर मैं एक बार जूम इन कर देता हूँ, जहाँ पर मोहम्मद नाबी ने ये एक बेसिक एक स्टोरी रीशेयर किया था, जहाँ पर एक बंदा मोहम्मद नाबी का फोटो डाल के ये बोल रहा है कि कैप्टन के डिसीजन बहुत बेकार थे और नाबी को बॉलिंग नहीं करने दिया, विच इज़ रियली बैड। तो उसने रीशेयर किया था, तो बहुत लोग बेसिकली बोल रहे थे कि ऑल इज नॉट वेल इन मुंबई। तो क्लियर रिफ्ट है। तो मेरे को लगता है पहली बात तो मोहम्मद नाबी कोई भी एंगल से उस पोजीशन में है कि वो हार्दिक पांड्या से रिफ्ट करे और अलग हो जाए। पहली बात तो नाबी की कोई रेगुलर जगह भी नहीं थी, ठीक है, उस टीम में। वो मुंबई इंडियंस में सिलेक्ट हुआ, विच इज रियली गुड। नाबी बहुत अमेजिंग प्लेयर है, अफगानिस्तान के लिए तभी भी बहुत बड़ा एसेट में मानता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं है जो मुझे लगता है। दूसरी बात मेरे को लगता है नाबी को अगर तुम बहुत टाइम से इंस्टाग्राम में फॉलो करते हो, मैं करता हूँ, तो नाबी इस टाइप की स्टोरीज बहुत रीशेयर करता है। बेसिकली कोई भी अगर उसको पोस्ट करके अच्छा एक अच्छी इनिंग खेले और कोई भी स्टोरी पे नाबी को टैग करके रखता है, तो नाबी रीशेयर कर देता है। उसका कोई विराट कोहली या MS धोनी वाला हिसाब नहीं है भाई, उसको कोई अप्रिशिएट कर रहा है बहुत खुले भाव से लेता है। तो मेरे को लगता है इस स्टोरी में इस वाले फोटो में नीचे वाला भाग काट दिया, लेकिन नीचे वाले भाग में उस बंदे ने एक्चुअली में नाबी की तारीफ की थी कि नाबी ने बहुत अच्छा फील्डिंग किया वगैरह वगैरह। मेरे को लगता है नाबी भाई ने वही देखा और रीशेयर मार दिया। इतना लंबा उसने पढ़ा नहीं और रीशेयर मार दिया, लेकिन भाई को समझ नहीं आया कि भाई ये तो क्लियर रिफ्ट हो जाएगा। ये अफगानिस्तान वर्सेस आइलैंड की सीरीज नहीं चल रही जिससे कोई नहीं दिख रहा है, इसको एक्चुअली में करोड़ों लोग देख रहे हैं और डे इन डे आउट फॉलो कर रहे हैं। तो ये हुआ था भाई। एक लास्ट जो तूने मेरे को बताया था वो ये है नांद्रे बर्गर वाली स्टोरी। ये इस पे तू बता दे, इस पे तेरे को ज़्यादा पता है। मतलब बेसिकली नांद्रे बर्गर का जो पूरा इंटरव्यू था उसमें नांद्रे बर्गर ने ये पॉइंट किया था कि वो किसी कॉलेज में जाना चाहता था, लेकिन उस कॉलेज में वो पढ़ाई के लिए जाना चाहता था, पर जो उसके पहले वो स्कूल लेवल पे जो क्रिकेट खेल रहा था उसके बेसिस पे उसको वो क्रिकेट खेलने की वजह से एक स्कॉलरशिप मिली थी। सो ही वॉज वेरी हैप्पी कि चलो ठीक है, मेरे को पढ़ने मिलेगा, क्रिकेट तो साइड बाय साइड मेरा सेकेंडरी चीज़ है, मज़े के लिए खेल लेता हूँ। और वही उसने बोला कि वो पॉइंट आउट किया इन्होंने कि आई डिडंट वांट टू बी अ क्रिकेटर, इट वाज फ्री वे टू स्टडी। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि पता नहीं भारत में कितने ऐसे करोड़ों लोग हैं जो मजबूरी में पढ़ रहे हैं, जो क्रिकेटर बनना चाहते थे, मेरे जैसे जो है उनमें जुड़े हुए। पर अब ठीक है कि किसी किसी का नसीब इतना अच्छा होता है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ से उनका स्ट्रगल शुरू होता है। भाई एक्चुअली अभी तू सोच कि मतलब वो सेम टीम में उस टीम में है जिस टीम में यशस्वी जायसवाल है, उसको ये बात बताता होगा यशस्वी जायसवाल को नींद नहीं आती होगी रात को कि क्या बात कर रहा है भाई, कि तू बस ऐसे ही क्रिकेटर बन गया क्या? ऐसे ही बन गया क्या? ऐसा ये कमेंट बहुत पहले अक्षर पटेल का था कि मैं तो इंजीनियर बनना चाहता था, मेरे पापा ने मुझे क्रिकेटर बनाया। अरे बोला अरे यार शिट भाई, मेरे को बना दे क्रिकेटर, तू बन जा इंजीनियर। भाई अक्षर पटेल के पापा फॉर PM भाई, मैं तो यही चाहता हूँ कि मोदी को हटाओ, इस बार अक्षर पटेल के पापा को बनाओ भाई PM, क्योंकि भाई इनफेयर है भाई। इस टाइप की स्टोरी सुनते हो मेरे को सकता है कि यार पता नहीं यार मैं ही गलत जगह पैदा हो गया हूँ क्या? तो क्या बोलूँ भाई, मतलब रैंडम दो जन अपने काम से हटके 1 घंटे का स्लॉट निकाल रहे हैं, उस पर थोड़ी बातचीत कर रहे हैं और उसमें अचानक से एक बंदे दिखते हैं नांद्रे बर्गर जैसे कि भाई मेरे को तो अच्छा कॉलेज चाहिए था और उस क्रिकेट खेलने के कारण अच्छा कॉलेज मिल रहा था, इसके लिए भाई आज के टाइम वो लिटरली IPL खेल रहा है।
इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रेजी लोग है भाई, वाह क्या बोले भाई। तो मेरे को लगता है क्रिप गॉसिप भी अपने ने खत्म किया, ऑलमोस्ट सारी चीज़ अपने ने डिस्कस कर ली है। तो मैं पॉडकास्ट को एंड करने से पहले एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर भाई यहाँ तक देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, मेरे और ठाकुर के लिए, दोनों के लिए बहुत बड़ी बात है कि दो लिटरली नो बडीज को तो यहाँ तक देख रहे हो, तो थैंक यू सो मच। और अगर देख थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लो, वो भीख मांगना मेरे को लगता है ठाकुर अपने को चालू कर देना पड़ेगा। वो जो अपने दूसरे यूट्यूबर्स को देख के बोलते थे कि चालू पड़ गया, वो अपने को लगता है अपने को भी चालू कर देना पड़ेगा कि भाई अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर दो। तुम्हारे लिए एक क्लिक है, हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, ठीक है। कहने भाई एक बंदे ने सब्सक्राइब कर लिया तो बेसिकली वो मोटिवेशन देता है कि नेक्स्ट वीक भी एक वीडियो बना देंगे, वरना कोई देख नहीं रहा है, कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो हम लोग फालतू क्यों बैठेंगे ये सब करने के लिए। और इसके अलावा मैं एक्चुअली में थोड़ा एक मोमेंट लेना चाहूँगा, इंस्टाग्राम और रेडिट पे जो अपने को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, एक वीडियो 4-4 लाख गया, कुछ वीडियोस 50-50 हज़ार गए, रेडिट पे तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मेरे को एक्चुअली में डर लगता है कि रेडिट का जो बेंगलोर आरसीबी का कम्युनिटी जिस तरह का उस पर रिस्पॉन्स आ रहा है और जितना हीटेड डिबेट हो रहा है हमारे कंटेंट को लेकर, मेरे को एक्चुअली में ठाकुर के लिए डर लगता है कि वो ठाकुर को रातों रात उठा ना ले भाई। और वहाँ तो अभी भाई भाजपा की सरकार भी नहीं है, तो देख लेना भाई। मैं बता दूं, मैं कुछ दिनों में लोकेशन चेंज करता रहता हूं। तुम कोशिश मत करना आईपी से ट्रैक करने की, मैं लोकेशन चेंज करता रहता। बट नहीं, थैंक यू सो मच भाई, मीन्स अ लॉट। मैं मेरे और ठाकुर के साइड से, दोनों के साइड से बोलूँगा कि काफ़ी बड़ी बात है। मेरे को पता है ये थोड़ा लंबा हमारा हो गया, बट ग्रेटिट्यूड दे देते हैं ना भाई, थोड़ा बनता है। अब नेक्स्ट वीक मिलते हैं भाई, नेक्स्ट वीक कुछ अच्छे अच्छे टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। एंड जो भी लोग ये वीडियो देख के कमेंट करते हैं, मेरे को एक्चुअली में अच्छा लगता है, मैं सारे कमेंट पढ़ने की कोशिश करता हूँ, करता ही हूँ सारे, कोशिश का सारे कमेंट पढ़ता हूँ यूट्यूब पे, तो इंस्टाग्राम पे नहीं पढ़ पाता। तो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीक जल्दी आएंगे, कुछ अच्छा टॉपिक लेके आएंगे। इंस्टाग्राम पे सारे ठाकुर सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं नहीं पढ़ पाता भाई, उससे कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, तो मैं उसमें सारे कमेंट नहीं पढ़ पाता, बट ठाकुर पढ़ता है। तो थैंक यू सो मच भाई, ठीक है। एंड करते हैं, नेक्स्ट वीक का कोई अच्छा टॉपिक लेके आते हैं, तब तक एंड करते हैं। और भाई वापस से मैं कह दूँ कि अगर स्पॉटिफाई पे सुन रहे हो तो यूट्यूब पे चले जाओ, अगर तुमको वीडियो के रूप में देखना है, और वीडियो देखते देखते कंटाला आता है, तुम्हें नहीं मजा आती है, तो स्पॉटिफाई पे बहुत इजीली अवेलेबल है हमारा। तो थैंक यू सो मच जो भी लोग स्पॉटिफाई, यूट्यूब या जहाँ से भी डिस्कवर कर रहे हैं।